तो हम लोग जो बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जो बात किए थे तो बताया गया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कि कैसे हम लोग सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ेंगे। ए टू जेड बात बता दिया हूँ। फिर नेजल कैविटी सब के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। फिर इसमें कैसे ट्रैप होगा वो भी बात किया जा चुका है कि कैसे एयर जो इंटर करेगा तो जो बैक्टीरिया वायरस या डस्ट पार्टिकल ये सब जो है उसको कैसे ट्रैप किया जाएगा। फिर इसी में हम लोग इधर आए थे जिसमें हम लोग बात किए थे ओरो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, नहीं लेरिंगोफेरिंग्स ये सब के बारे में बात किए थे। फिर नीचे आए थे तो बताया गया था आपको किसके बारे में, ट्रैकिया। ट्रैकिया ये सब बात कर चुके हैं। फिर लंग्स में जो इंटर करेगा एयर, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इस सब के बारे में बात किए। फाइनली ये एल्वोलाई तक पहुंचेगा, है ना। कि एयर आता जाएगा इसके डक्ट के अंदर और ब्रांच में बढ़ता जाएगा। तो ये जो ब्रांचेस दिख रहा है ये क्या है, कि ब्रांच में बढ़ता चला गया और यही बढ़ते बढ़ते फाइनली किसके पास आ जाएगा, एल्वोलाई। और यहीं एल्वोलाई के पास हम लोग क्या देखे थे, गैसियस एक्सचेंज। जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है यहीं एल्वोलाई के पास हो रहा है। नहीं, हम लोग को जो मेनली बात करना है इसके फंक्शन से रिलेटेड बात करना है, ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी में जाएगा। तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड में कैसे डिफ्यूज़ होता है, ब्लड से टिश्यू तक कैसे पहुंचता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात किए थे। उसके बाद जो अब हम लोग को बात करना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बैक आएगा, बोले तो टिश्यू से कैसे हमारे ब्लड में आएगा और ब्लड से फिर हमारे लंग्स में कैसे आएगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग क्या क्या बात करना है। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग देखे हैं उसको भी ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे तो दोनों को कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग जो सर्कुलेटरी में पढ़ रखे हैं ज़रा सा उसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपको बताया गया था हार्ट के बारे में। ये हार्ट है हमारा। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट साइड का ये दोनों होता है और ये दोनों क्या होता है, लेफ्ट साइड का होता है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चीज़ है। फिर बताया गया था इधर पे इस साइड में हम लोग लंग्स के बारे में बात किए थे। तो लंग्स का यूनिट जो था एल्वोलाई, एल्वोलाई के रिगार्डिंग बात हुआ था। फिर इधर बताया गया था बॉडी के बारे में, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। बॉडी या सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे। आप लोग को अच्छे से पता है कि ब्लड किधर से आएगा और किधर से जाएगा। तो मैंने बताया था इधर से एल्वोलाई से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल में आता है, इस तरीके से बताया गया था। बाइकस्पिड बल्ब इधर होता है, बाइकस्पिड बल्ब होते हुए ये कहाँ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट में आता है। तो मैं जानबूझ के यहाँ बड़ा बना रहा हूँ बॉडी पार्ट। फिर बॉडी पार्ट होते हुए कहाँ आएगा, इसमें आएगा, नहीं। तो बॉडी पार्ट में जो आएगा तो सबसे पहले इधर कहाँ, बॉडी पार्ट का अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू, और टिश्यू में क्या हो जाता है, सेल। तो मान लो हम यहाँ एक सेल बना देते हैं, तो यही सेल है। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ गया ब्लड, इसमें आएगा। फिर यहाँ से ट्राइकस्पिड बल्ब होते हुए इसमें आएगा। फिर यहाँ से जो निकल के बाहर आएगा, तो इसमें मैंने इसमें कर दे रहा हूँ। यही डबल सर्कुलेशन का कहानी बताया था। तो पिछले क्लास में जो हम लोग बात किए थे ऑक्सीजन का मेनली कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन में बताया गया था यहाँ का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, PO2 जो था 104 था और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या था, 40 था। तो यहीं पे पार्शियल प्रेशर जो 40 था, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको आरबीसी के बारे में। अगर याद हो तो यहाँ पे क्या बताया गया था, आरबीसी है। यही रेड ब्लड corpuscles के बारे में बात की। फिर आरबीसी के चारों साइड क्या होगा, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में बात किए थे। ये सब में क्या भरा रहेगा, ब्लड प्लाज्मा। तो अगर आपको ध्यान में हो तो ऑक्सीजन जो आया था, ऑक्सीजन इधर आया था 40 के तरफ, इधर 40 mmHg बताया गया था। तो इसमें बताया गया था 3%,
3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जा रहा है और 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के माध्यम से इधर आ गया था, ऑक्सीजनेटेड वाला इधर आया था, ऑक्सीजनेटेड वाला इधर आया था और यही ऑक्सीजनेटेड वाला यहाँ पे आया था। तो इस जगह पे पार्शियल प्रेशर कितना हो गया था? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें 95 mmHg था। तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा। तो यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ज़रा गौर कीजिए तो आरबीसी लेके आएगा। तो मेन खेला तो आरबीसी का है यहाँ पे, यही आरबीसी। ये हमारा क्या था? रेड ब्लड कॉर्पस आर बी सी। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर था तो वो कितना था? तो यहाँ पे मैंने बताया था के HbO2 के फॉर्म में आया था। और यहीं का पार्शियल प्रेशर जो बताया गया था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg। फिर बताए थे सेल, तो सेल में या टिश्यू में जो ऑक्सीजन होता है इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम बताया गया था। कितना बताया गया था? यहाँ पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का 40। तो मैंने क्या बोला था कि ये चीज़ यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और जब ब्रेक करेगा तो यही ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण कहाँ आ जाएगा? हमारे सेल के अंदर आ जाएगा, बोले तो टिश्यू के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, क्लियर है? अब क्या हुआ, जो सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुँचा है तो ऑक्सीजन करेगा क्या? तो यहाँ पे ये क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? टूटेगा। तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP। इसके अलावा हीट भी निकलेगा। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था ज़्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना था? 46 mmHg होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस डायरेक्शन में आएगा आरबीसी की ओर, तो गारंटी है प्लाज्मा होते हुए आएगा। ये वाला क्या है? ब्लड प्लाज्मा। इसमें ब्लड प्लाज्मा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो अप्रॉक्स 7% कार्बन डाइऑक्साइड में लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो जाता है। 7% CO2, क्योंकि प्लाज्मा में क्या है? वाटर है। वाटर है तो 7% को यहीं पे डिसॉल्व कर लेगा। बच कितना गया? 93%। तो 93% घुसता है आरबीसी के अंदर। अब 93% जो आरबीसी के अंदर घुसेगा तो इसका दो पार्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो घुसा तो एक 23% जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाता है और रेस्ट जो बच गया कितना? 70% ये H2CO3 बन के काम करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की जो बात कर रहे हैं तो हमारा हेडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आज का? हमारा आज का हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा आज का हेडिंग अगर हम लोग दें तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, है ना? कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करने वाला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, अगर गौर से देखिए तो इसमें तीन बात है। पहला है इन डिजॉल्व स्टेट, 5 से 7% डिजॉल्व स्टेट होके आता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो बात कर रहे हैं इन डिजॉल्व स्टेट, इन पहला डिजॉल्व, मतलब प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो बात करें। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, नहीं, इन फॉर्म ऑफ कार्बा, थोड़ा सा पतला करना बहुत मोटा है, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, नहीं, अमीनो हीमो
ग्लोबिन के फॉर्म में करता है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करेगा। कैसे करेगा मूव? तो बाय कार्बोनेट के फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट। तो मैंने जो बोला बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो जाएगा तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो जाएगा 23%, और जो रेस्ट बच गया डिजॉल्व स्टेट कितना होगा 5 to 7%, तो 7% तक लिख लेते हैं। इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना है? ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? सेल में, हमारे टिश्यू में है। तो टिश्यू से जो आएगा तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा। ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, 7%। अगर 100 ml ब्लड में बात करें तो 0.3 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में आएगा। उसके बाद कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रेस्ट आएगा, कितना? 23% जो है कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब इस फॉर्म में HBCO2 के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होगा 23% होता है, नहीं 23% हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर होगा। और जो तीसरा स्टेज है क्या होगा? यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा H2CO3 के फॉर्म में, जिसको बाइकार्बोनेट बोले हम लोग। बच्चों यहाँ पे भी जो डिजॉल्व होता है तो इसी फॉर्म में आता है, H2CO3 के फॉर्म में ये डिजॉल्व करेगा। तो ये है आरबीसी के बाहर, और ये दोनों का है आरबीसी के अंदर। ये दोनों आप इनसाइड द आरबीसी लिख सकते हो। ये दोनों की जो बात करेंगे, ये दोनों फॉर्म इनसाइड दी आरबीसी, आरबीसी के अंदर की बात हो रही है। और ये वाला जो फॉर्म है आप लिख सकते हो आउटसाइड, आउटसाइड द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बाहर क्या है? प्लाज्मा, नहीं ये क्या है होगा? प्लाज्मा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना है? ट्रांसपोर्टेशन होना है। हम लोग जो बात किए थे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 ही तरीके से हो रहा है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन पे जो हम लोग बात किए थे, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन की बात किए तो उसमें 2 ही तरीके से बात की। ऑक्सीजन में मैंने बताया था 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में आया था, ये ऑक्सीजन 3% डिजॉल्व फॉर्म में आया था, और जो 97% ऑक्सीजन था वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर आया। अब क्या है कि हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके तो आ गया, कहाँ तक आ गया? टिश्यू तक आ गया है इस फॉर्म में, लेकिन इस बॉन्ड को हम लोग को तोड़ना होगा, तोड़ेंगे तभी ऑक्सीजन अंदर घुस पाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा कैसे? तो याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने आपको डिसोसिएशन के बारे में बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में जो बताया गया था तो उसका कंडीशन कुछ बताया था मैंने बोला था कि या तो टेम्परेचर को ज़्यादा कर दीजिए, यहाँ का इस जगह का क्या करना होगा हमको। मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन, ये जो बॉन्ड टूट रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या क्या बताया था? ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ था तो इसमें बताया गया था आपको या तो टेम्परेचर को आप ज़्यादा कर दो, दूसरा मैंने बताया था प्रेशर का डिफरेंस इधर हाई है 95 से 40, तो प्रेशर के कारण बताया था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, एक रीज़न ये बताया गया था। तीसरा बताया था कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। चौथा बताया था कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो पीएच यहाँ का कम हो जाता है। फिर बताया था पीएच कम तो H+ ज़्यादा हो जाता है। ये सब रीज़न था डिसोसिएशन होने का, ये सब रीज़न था डिसोसिएशन होने का। इसमें एक चीज़ और बताया था मैंने लास्ट में, एक रीज़न 2,3-DPG के बारे में, वो भी यहीं का रीज़न था। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए ये जो सेल है, सेल में जब ग्लूकोज टूटेगा तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि 40% का ही एटीपी बनता है, 60% किस फॉर्म में चला जाएगा? हीट के फॉर्म में। तो जो सेल है हिट हुआ तो टिश्यू हिट होगा, टिश्यू हिट हुआ तो वहाँ से जाने वाला ब्लड भी हिट हो जाएगा। तो ये जो ब्लड है यहाँ का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन का चांसेस बढ़ गया। दूसरा रीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ग्लूकोज टूटा है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड।
यही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो टूटेगा। फिर मैंने बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा तो अंदर में वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा। और H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। और जो कार्बोनिक एसिड है तो एसिड बढ़ गया, दैट मीन्स की पीएच, यहाँ का पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। प्लस क्या हुआ, पीएच बढ़ा तो H प्लस H2CO3 तुरंत में ब्रेक कर जाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस में, तो H प्लस भी यहाँ का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएशन हुआ, प्लस ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। तो ग्लाइकोलाइसिस का ही ये प्रोडक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, 2,3-DPG। तो ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ है, नहीं, तो उसमें भी 2,3-DPG बनता है, तो ये डिसोसिएट करवाएगा। मतलब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग है ये ब्रेक कर जाएगा इस जगह पे। यहाँ तक क्लियर है। और जब ये ब्रेक करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया है, तो ये हीमोग्लोबिन से तभी तो यहाँ पे बाइंड करेगा, नहीं। तो यहीं का हम लोग सारा बात करने जा रहे हैं, तो फिगर के साथ समझना होगा हम लोग को कि कैसे यहाँ डिसोसिएशन हुआ है। नहीं तो पूरा फिगर में बनाने जा रहा हूँ, फिगर को समझिएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। बढ़ो आगे, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। तो एक स्टेप अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो मैं इस साइड का ये मिटा रहा हूँ, फिगर बनाना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को पढ़ना, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले तो फिगर आपको समझना होगा, फिगर समझिएगा, फिगर यहाँ पे समझिएगा, बोर्ड पे नज़र होना चाहिए। ये मान लो सेल है, एक सेल, तो ऐसा ऐसा ढेरों सेल हो सकता है। दूसरा सेल इधर है, हो सकता है तीसरा सेल इधर हो, चौथा सेल इधर है, नहीं, पांचवा सेल, सेल है यूकारियोटिक होगा तो अपना न्यूक्लियस दिखाना है तो दिखा सकते हो कि न्यूक्लियस है भाई। अब सेल के पास, हम लोग जो सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के पास ही इधर से गया हुआ ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स हम जानबूझ के बड़ा सा बात करेंगे, एक लाइन में यहाँ खींचूंगा बाद में, जब ये फिगर मिटाएंगे तो एक लाइन यहाँ हम खींचेंगे, ठीक है। बाद में मैं स्टेप, इसको पहले सेम ये चीज़, इस चीज़ को बड़ा करके हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ आखिर क्या हो रहा है, इसी चीज़ को बड़ा कर रहे हैं। तो यही वाला सेल यहाँ पे बना दिए हैं, यही ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग आपको रेड वाला दिख रहा है, तो वो ब्लड वेसल्स का एक लाइनिंग है, दूसरा लाइनिंग उधर होगा, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, RBC। तो मान लो RBC है, RBC है, ये RBC है, यही RBC की बात कर रहे हैं, नहीं। और यही RBC में कहानी होना है, तो यही RBC की और जब आएगा तब कहानी होना है। फिगर समझ में आया हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा मिटा के और अच्छे से फिगर क्लीन करके बना रहा हूँ, तब जाके और क्लियर होगा। तो देखो RBC, तो ये RBC है हमारा, जानबूझ के बड़ा सा RBC बनाए, बहुत बात लिखना है इसमें। प्लस ब्लड वेसल्स को क्लोज कर देते हैं इधर से, और इधर ब्लड वेसल्स क्लोज करेंगे, इस साइड भी सेल सब होगा, ब्लड वेसल्स के बाहर भी सेल होगा। आप कर सकते हैं टिश्यू होगा तो आप इधर भी बना सकते हो चाहो तो सेल सब है। तो ग्रुप ऑफ सेल यही क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, नहीं इस तरीके से जो है, तो ये सब क्या है, हम लोग सेल सब की बात करते हैं। क्लियर है ये फिगर। बीच में जो बनाए हैं ये क्या बनाए हैं, ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारा RBC। RBC के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा, ये सब में क्या भरा पड़ा रहेगा, कूड़ा में ब्लड प्लाज्मा। ये जो बड़ा पड़ा है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये क्या है, ब्लड का प्लाज्मा।
थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। फिगर समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना है हमारा, इसके अंदर। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ रहा था, आरबीसी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो इसी क्रम में जब कार्बन डाइऑक्साइड इस डायरेक्शन में आएगा तो लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिजोल्व कर जाएगा, यहाँ पे 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में रह जाएगा, वाटर से डिजोल्व हो जाएगा 7%। तो 7% जो डिजोल्व किया, तो 7% यहाँ पे किससे रिएक्ट करेगा, H2O से क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप लिख सकते हो 7% ये बनेगा, और यही H2CO3 जो बनेगा ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा, किसमें ब्रेक करेगा, H प्लस H, आरबीसी उधर लिख देता है साइड में, HCO3 माइनस, इसी में ना ब्रेक करेगा। ये कितना बनेगा, ये 7%, 7% ये बना हुआ, क्लियर है। बच गया कितना परसेंट, 7% उधर गया, तो 93%। तो 93% अंदर आएगा, 93% कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है अंदर। लेकिन इस 93% में से 70% को निकालिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बोल रहे हैं हम लोग, 70% CO2 वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। आरबीसी के अंदर जो वाटर है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नहीं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम होता है, और दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है, तो ये तुरंत में क्या बना देगा, H2CO3 बना दिया, नहीं इस फॉर्म में आ जाएगा H2CO3। अब ये जो H2CO3 है बच्चों, यही H2CO3 की जो बात कर रहे हैं हम लोग, H2CO3 तुरंत में ये ब्रेक कर जाएगा, H प्लस HCO3 माइनस, ब्रेक कर गया, H प्लस HCO3 माइनस। अब HCO3 पर यहाँ जो H प्लस बना, तो ऊपर देखो ये 7% बना था, यहाँ ये बना 70% का है, कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया है, तो ये भी कितना बनेगा, तो देखो आरबीसी के अंदर ये 70% और बाहर मात्र 7%, तो क्या होगा, ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो निकलने लगेगा। तो अंदर से बाहर निकलेगा तो निगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो बाहर निगेटिव चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट करेगा। तो पूरे आरबीसी में कह सकते हैं बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और अंदर में हम लोग दिखा सकते हैं इसके अंदर क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। क्यों अंदर पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये बाहर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब तो चार्ज डेवलप हो गया, तब तो गड़बड़ बात हो गया, तो यहाँ पे कुछ पक्का करता होगा, तो क्या करता है उसको बाद में देखते हैं, कि इस पॉजिटिव निगेटिव को कैसे ओवरकम करेगा उसको हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल इतना बात क्लियर है। दूसरे साइड में आइए, दूसरे साइड कहने का मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो लेके आया था, तो ऑक्सीजन कौन लेके आया था, किस फॉर्म में, KHbO2 के फॉर्म में आया था, यही डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूटेगा भाई, ये इसका बॉन्ड बीच का क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अंदर H2CO3 बन गया, मतलब एसिड ज़्यादा हो गया है, कहने का मतलब pH कम हो गया है, H प्लस, तो टूट जाएगा। तो टूटेगा क्या, किस फॉर्म में ये टूटेगा, ये तुरंत ब्रेक करेगा KHb प्लस O2, यही ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ का बताया था कितना, 95 mmHg,
और टिश्यू में कितना बताया था 40 mm Hg। तो ये तो अपना निकल लिया, टिश्यू में चला गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल लिया, बच क्या गया ये। तो ये जो पार्ट बचा है यहाँ, जरा गौर कीजिएगा, ये पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं KHB। तुरंत ये ब्रेक कर जाता है, ये ब्रेक करके बन जाएगा K प्लस प्लस HB माइनस, ये दो में ब्रेक कर जाता है। अब ये जो K प्लस प्लस HB माइनस जो ब्रेक किया, तो यहाँ का जो HB माइनस है, ध्यान दीजिए, ये HB माइनस था, ये किससे रिएक्ट कर जाता है यहाँ के H प्लस से, यही H प्लस आएगा, इससे कंबाइन कर जाएगा। तो ये वाला जो H प्लस है जिससे डॉट लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये आके यहाँ पे, तो अब क्या बना देगा HHB, क्या बन जाएगा ये जो फाइनली बनेगा ये रिएक्शन होने के बाद H, कोई दिक्कत नहीं, HHB, यही जो HHB यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही HHB किससे रिएक्ट कर जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, इधर 70% गया तो बचा कितना है 23%, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बचा है 23%। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो फॉर्म मन करता है HBCO2 के फॉर्म में, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन यही बोलते हैं। इस फॉर्म में कितना आया 23%, तो ऐसा वाला 23% बना होगा। अब देखो क्या बच चुका है, क्या बचा हुआ है अभी हमारा, यहाँ पे K प्लस ये बचा हुआ है, ये K प्लस बच गया है, इसका तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो K प्लस है आखिर ये अब कैसे काम करेगा, तो ये जो K प्लस बचा हुआ है, गौर करना, यही K प्लस जो बचा हुआ आरबीसी के अंदर, यहाँ हम ले लेते हैं K प्लस बचा हुआ है अभी, ये K प्लस बचा हुआ है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर निगेटिव चार्ज, तो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है H, यहाँ पे प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है हाइड्रो, नहीं, सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, नहीं NaCl, यही NaCl क्या हो जाता है ब्रेक कर जाता है पानी में, ये क्या है सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर में क्या हो जाता है ब्रेक करेगा, किसमें ब्रेक करेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जो अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, तो बाहर निगेटिव है, इसको ओवरकम करने के लिए क्लोराइड अंदर घुस जाता है और इसी का नाम है क्लोराइड शिफ्ट। तो K प्लस प्लस Cl माइनस रिएक्ट करके क्या बना देगा KCl। तो बाहर बच गया क्या सोडियम आयन, सोडियम आयन, और इधर देखो क्या निकला था बाइकार्बोनेट निकला था, तो ये प्लाज्मा में ना आ गया था, तो जो बाहर का प्लाज्मा में आया था क्या आया था यही ना, तो ये वाला Na प्लस प्लस HCO3 माइनस मिलके क्या बना देगा NaHCO, इस फॉर्म में आ जाएगा। यहीं पे जो क्लोराइड शिफ्ट किया निगेटिव को बैलेंस करने के लिए, तो इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयन अंदर घुसा है तो इसी का नाम क्या दिया जाएगा क्लोराइड, और क्लोराइड शिफ्ट करेगा तो बाहर का निगेटिव अंदर में घुसा तो अंदर के पॉजिटिव को ओवरकम कर देगा, मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज हम लोग दिखा रखे थे धीरे 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 क्या होगा खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, नहीं ये अंदर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बाहर का निगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो अंदर का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, चार्जेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है। सोडियम Na क्या होता है सोडियम और कार्बोनेट, हाँ क्लियर, इस तरीके से ये होता है। समझ में आया सारा बात, पूरा रिएक्शन है, लेकिन गौर करने वाला बात ये है कि हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है। और ये कहाँ पे हुआ है ऐसा, कहाँ पे पोजीशन बताओ हमारे टिश्यू में सेल के पास। तो जो बात सेल के पास हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यही आरबीसी पंप हो जाएगा कहाँ पे
हमारे राइट साइड के हार्ट में, राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाएगा तो सारा रिएक्शन जो रिवर्सेबल है इसको पलट दीजिए, सारा रिएक्शन को पलट दीजिए, सारा देखो रिवर्सेबल है नहीं, और जैसे पलटिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा और फिर से ऑक्सीजन को पकड़ लिया जाएगा। तो जितना रिएक्शन है ना ये एल्वोलाई में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अभी पकड़ा है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड को छुड़वाना भी तो है, तब तो लंग्स बाहर निकालेगा, एल्वोलाई में आएगा फिर लंग्स बाहर निकालेगा, तो कहाँ हार्ट, हार्ट का राइट ऑरिकल में आएगा, इसी तरह से राइट वेंट्रिकल का भी यही पोजीशन है, फिर वहां से जो निकल के आया था कौन, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी, तो वहां पे जब आएगा तो हमारा जो एल्वोलाई है सारा रिएक्शन को आप पलट दीजिए, और जैसे पलटिएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देंगे और बदले में फिर से ऑक्सीजन ले लेंगे, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है 46 mmHg, बाहर का क्या था 40 mmHg, नहीं तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, टेम्परेचर का वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, पीएच का वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, तो तुरंत में क्या हो जाएगा इस सारा रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। क्लियर है, यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। 3 फॉर्म मैंने बताया, एक बताया 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा के द्वारा हो गया, 93% अंदर घुसा है, 93% में 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला गया नहीं, और जो 23% है कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके जाएगा। तो ये हमारा पूरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पे रिलेटेड बात। ऑक्सीजन पिछले क्लास में डिस्कस कर ही चुके थे, आज कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया आपका डिस्कस। यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, एनी डाउट? आपका ये चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा, नहीं है डाउट? बढ़ू आगे। नेक्स्ट हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे कि भी कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्लियर है। बढ़ जाए, हटा रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ इतना लिखने के बाद लेकिन क्लीन करने का मन नहीं कर रहा ना। तो पल्मोनरी वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है कि पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ होता है। हाँ क्लीन नहीं करूँगा तो पढ़ाऊँगा कैसे, बात सही है। देखो पल्मोनरी वॉल्यूम को हटा, ये जो सामने दिख रहा है ह्यूमन बॉडी दिख रहा है आपको, तो ह्यूमन बॉडी में पूरा लंग्स आपको दिख रहा होगा नहीं, लंग्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये क्या है, पूरा लंग्स। तो इसी लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। इसी लंग्स के रिगार्डिंग हम लोग क्या बात किए थे, पल्मोनरी। और इसी पल्मोनरी का वॉल्यूम, मतलब लंग्स के वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लंग्स का किस किस तरीके से वॉल्यूम होगा, क्या क्या वॉल्यूम होगा नहीं, टाइडियल वॉल्यूम क्या होता है, या फिर हम लोग इसी में बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, लंग्स का टोटल कैपेसिटी क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो इसी पल्मोनरी वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों की, जो भी पल्मोनरी है या यूँ कह सकते हैं हमारा जो लंग्स है, तो लंग्स के वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो लंग्स का जो वॉल्यूम के रिगार्डिंग तो हम लोग बात करें ही, तो इसी में हम लोग को क्या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की हम लोग बात करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ने की हम लोग इसमें बात करते हैं कि कैसे हम लोग सांस ले रहे हैं और कैसे हम लोग इसमें सांस छोड़ रहे हैं। तो यही लंग्स का वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है नहीं, कि लंग्स का वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो आइए देखेंगे कि पल्मोनरी वॉल्यूम में किस तरीके से यहाँ पे
लंग्स का कौन कौन सा वॉल्यूम है। ये जो नॉर्मल सांस ले रहा है छोड़ रहा है इसको बोलता है टीवी, टाइडियल वॉल्यूम। हम लोग जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या कहलाता है, टाइडियल वॉल्यूम। नहीं, टाइडियल वॉल्यूम की जो हम लोग बात करें टीवी, तो ये 500 ml होता है। 500, मात्र 500 ml हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, या यूँ कहिए कि एयर ले सकते हैं और एयर निकाल सकते हैं। ऐसे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोलना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना ml, केवल 500 ml पे ही हम लोग का बात होता है। जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो है, अभी जो हम लोग सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, तो कितना ml, केवल 500 ml की ही हम लोग बात करें, 500 ml। और यही जो 500 ml है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइडियल वॉल्यूम। इसी 500 ml को हम लोग क्या बोलेंगे, टीवी या टाइडियल वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम लोग बात करें। आइए इसी में देखते हैं टाइडियल वॉल्यूम क्या क्या है, लंग्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टीवी या टाइडियल वॉल्यूम। तो हमारा पहले नाम है, सबसे पहले तो इसका हेडिंग डाल दूं मैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पल्मोनरी, है ना। वॉल्यूम, ये हमारा हेडिंग है, हमारा हेडिंग है पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम किसको बोलता है, तो फिजिकल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। फिजिकल कैपेसिटी लंग्स का जो मेजर हम लोग जो करते हैं, किससे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है एस्पायरोमीटर। हम लोग जो लंग्स है, हमारा जो लंग्स है, लंग्स का जो फिजिकल वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं किसके द्वारा, एस्पायरोमीटर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, फिजिकल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज मेजर्ड बाय, कौन सा, एस्पायरोमीटर। एस्पायरोमीटर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, एस्पायरोमीटर। नहीं, एस्पायरोमीटर इसको क्या करता है, मेजर करेगा। सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, टाइडियल वॉल्यूम। क्या हम लोग बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। किसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में बोले तो टाइडल वॉल्यूम को ही हम लोग बोलते हैं टीवी। टाइडल वॉल्यूम को ही क्या बोलता है, टीवी। तो इसमें बोला जाता है कि नॉर्मल तो हम लोग सांस ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी लिए, फिर छोड़ रहे हैं, या आप लोग जो बैठे हुए हो, तो जो नॉर्मल कंडीशन में जो सांस ले रहे हो और जो सांस छोड़ रहे हो, इसी को बोला जाता है टीवी। तो आप इसको बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, क्या लिखेंगे, इंस्पायर और एक्सपायर्ड, कब, ड्यूरिंग नॉर्मल, नहीं, इसका वैल्यू कितना होता है, टीवी का अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, तो ये 500 ml है। मतलब हम लोग 500 ml एयर को एक बार में अंदर लेंगे और एक बार में बाहर छोड़ेंगे। बच्चों ये जो 500 ml हम लोग ले रहे हैं, अगर आपको ध्यान में हो, तो नाक से जो लेके हम लोग ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स सब में जो आते थे, तो वहां तक बताया गया था कि किसी तरह का कोई एयर का एक्सचेंज नहीं होता है। और जहां तक एयर का एक्सचेंज नहीं होता है, वहां एयर केवल ट्रैप रहता है, पाथ है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, डेड स्पेस। तो डेड स्पेस का वॉल्यूम कितना बताया गया था, इसी टाइडियल वॉल्यूम में क्या होता है, डेड स्पेस। इसमें कितना है, 150 ml। 150 ml कहाँ पे मौजूद था हमारा, डेड स्पेस में मौजूद था। क्लियर है। इसी में दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में हम लोग इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, नहीं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या है कि जैसे मैं बोलूँ आपको कि आप सांस लीजिए, ले लिए, अब मैं बोलूँ कि छोड़े बिना और लीजिए, और ले पाए। इसका मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग सांस लिए उसके बाद भी हमारे अंदर में रिजर्व वॉल्यूम था, तो उसी को क्या बोलता है, इंस्पायरेशन करने के बाद, यहाँ देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन करने के बाद, सांस लेने के बाद जो अंदर में रिजर्व वॉल्यूम बचा हुआ, तो इसका जब वैल्यू निकाला गया स्पायरोमीटर से देखा गया तो ये लगभग 3000 ml आता है। नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर टाइडियल वॉल्यूम, इट इज द it is the maximum amount of air inspired over नहीं, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर लिए हम लोग, तो लगभग 3000 ml, कितना, लगभग 3000 ml हम लोग इसको ओवर ले लेते। एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो इसी में इधर ही लिख देता हूं मैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलेंगे भाई, पहले तो इसका वॉल्यूम जब स्पायरोमीटर से कैलकुलेट किया गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसको, इसका लगभग आता है 1000 ml के आसपास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि सांस छोड़िए, छोड़ लो, उसके बाद बोलूं लेने के बजाय और छोड़ो, जबरदस्ती छोड़ो, तो भी छोड़ पाए। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग सांस छोड़े टीबी, और ज्यादा छोड़ा जा सकता है, और हम लोग उस सांस को और निकाल सकते हैं, मतलब उतना रिजर्व में था तब तो निकाल पाए, तो इसी को बोलता है एक्सपायरेशन के बाद जो रिजर्व वॉल्यूम हम लोग का बचा हुआ था। तो इसको आप लिख सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडियल वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। अब क्या है, कितना होने के बाद भी हमारा लंग्स ऐसा नहीं है कि खाली होता है, हमारे लंग्स में अभी भी एयर है, कितना भी आप कर लो, कितना भी दम लगा लो, ताकत लगा लो, एयर पूरी तरह से मतलब लंग्स हमारा पूरी तरह से एयर से खाली नहीं रहेगा, इसका मतलब वहां एयर है, तो उसको बोलता है रिजर्व वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट, रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, आरबी। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, सॉरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व ना, ठीक, यहाँ पे हो गया रिजर्व वॉल्यूम। अब रिजर्व वॉल्यूम की जो बात करते हैं, ये लगभग कितना आता है, इसको जब स्पैरोमीटर से नापोगे तो लगभग 1200 ml, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बुक टू बुक वेरी करेगा, है ना, 1200 से 1500 भी यहाँ पे लिखता है, अप टू 1500 तक आप लिख सकते हो। इसको बोलता है इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नहीं, आप इसमें लिख सकते हो इट इज द एयर, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, नहीं, रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, लंग्स पे रह गया, आफ्टर आफ्टर फोर्सफुल, नहीं,
फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी कितना एयर रह जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिजर्व वॉल्यूम। इसी को क्या बोला जाता है, रिजर्व वॉल्यूम। एक टर्म आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? इसको जरा सा खाली बिठा लेता हूँ, ये वाला पार्ट। देखो इसी में जो हम लोग एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बोला जाता है इंस्पायरेशन का कैपेसिटी। कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है, तो शॉर्ट में बोले तो इसी को क्या बोलेगा, आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, आई आर भी प्लस रेडियल वॉल्यूम। तो आई आर भी कितना है हमारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 3000 ml है, प्लस रेडियल वॉल्यूम कितना था, 500 ml है। तो ये कितना हो जाएगा, 3500 ml। इसी को बोलता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब इंस्पायरेशन करने का कैपेसिटी। मैंने क्या बोला, नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग सांस लेते हैं 500 ml लेंगे, ऊपर से और ले लीजिए, ठूस के लीजिए, ठूस ठूस के जब सांस भरेंगे तो हमारा कितना भराएगा, 3500 ml। इससे ऊपर नहीं भराएगा, नहीं। तो इसी को बोलता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप चाहो तो ये दोनों को आपस में जोड़ के भी हम यहाँ पे बोल सकते थे। कैपेसिटी इसी को बोल रहा है, नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाता है। इंस्पायरेशन करने का कैपेसिटी हमारा कितना है। एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक टर्म आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। शॉर्ट में इसको क्या बोलेगा, एफ आर सी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब इसकी बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो किसको बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1000 ml है, और नीचे कितना है रिजर्व वॉल्यूम, 1200, सब ml में है, याद रखिएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2200 ml। इसको बोलता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की जो बात करें, द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड लंग्स आफ्टर आफ्टर एक्सपायरेशन। सांस छोड़ने के बाद, तो सांस कितना छोड़ेंगे, टीबी, उसके बाद जो बचा हुआ रह गया, तो ये एक रिजर्व वॉल्यूम। और बोला था कि कितना भी निकाल दो उसके बाद भी ये बचा पड़ा रह जाएगा। तो ये और ये दोनों को मिला के बोलता है हमारा क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हमारे लंग्स का 2200 से 2500 ml के आसपास होता है। अगर यहाँ 1200 की जगह 1500 लिख दूँ तो 2500 चला जाएगा। तो 2200 से 2500 ml। एक होता है वाइटल कैपेसिटी, एक टर्म यूज होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे, नहीं, शॉर्ट में अगर बोलना है तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या चीज़ को जोड़ना पड़ेगा हमारा, तो लंग्स को हमको जोड़ेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडियल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी निकाला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी, ये तीनों को जोड़ दीजिए। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आया था, नीचे जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, छोटा लिख दूँ, इधर खींच के लिख देते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीसी। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और क्या लिखा है, टाइडियल वॉल्यूम प्लस टीवी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो कितना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
3000 ml प्लस टाइडियल वॉल्यूम 500 ml। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो इसका कैपेसिटी कितना आएगा? क्लियर है? और फाइनल है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो सबको जोड़ दो चारों को, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अच्छा, टोटल लंग्स कैपेसिटी को अगर जोड़ना है तो आपको चारों को जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? टाइडियल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, प्लस रिजर्व वॉल्यूम, सबको जोड़ दो। टाइडियल वॉल्यूम कितना है याद रखना होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व 1000 और रिजर्व वॉल्यूम कितना आ गया? जोड़ो। 3 4 5 5200 और 5 57, मतलब 5700 ml। नहीं तो लगभग हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5700 ml। तो लगभग आप कितना कर दोगे? 6 लीटर लगभग। क्या है कि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट लेके चले ना, 1200 से 1500, तो 600, मतलब 6 लीटर 6000 ml हमारे लंग्स का टोटल कैपेसिटी होता है। हमारे लंग्स का कैपेसिटी की बात करें तो 6000 ml की बात करते बच्चों। क्लियर है? तो इसी बात को आपके नोट्स में देखिएगा, ग्राफ से भी समझाया हुआ है। सेम चीज़ को ग्राफ से समझाया गया है। तो यहाँ पे कुछ टर्म है और प्लस इसका वॉल्यूम आपको याद रखना होगा कि टाइडियल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोल रहे हैं, रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलेंगे। कब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? बढ़ू एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बस खत्म ही होने वाला है। डिजीज से रिलेटेड कुछ डिजीज है हमारा, जैसे हमारा जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज है तो हम लोग इसमें एक आता है अस्थमा। अस्थमा नहीं, तो लंग्स से रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे हम लोग। क्लीन कर देता हूँ। तो लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज है बच्चों, एक डिजीज क्या है? अस्थमा। अस्थमा के केस में क्या होता है, बस सुनना है। डिफिकल्टी होने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ। अस्थमा की जो बात करते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगा। अस्थमा में खास बात है, उजिंग साउंड आने लगता है। क्या उजिंग साउंड? इस तरह से, मतलब इस तरह का साउंड आएगा, उजिंग साउंड बोलते हैं उसको। ऐसा साउंड आ रहा है तो कोई तो रीजन रहा होगा, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, अंदर में स्वेलिंग हो जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का जो चैनल है, मान लीजिए इतना बड़ा था तो उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगा अंदर का, तो स्वेल होगा तो इसका ये ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, और जैसे ल्यूमेन छोटा होगा तो एयर क्या होगा, टकराने लगेगा वाल से, सांस लेने में दिक्कत होगा, फोर्सली ब्रीदिंग करना पड़ेगा हम लोग को। नहीं तो ये अस्थमा का कंडीशन हो जाता है। एक स्वेलिंग, बहुत सारा रीजन है, अस्थमा एलर्जी सबके केस में मेनली होता है। हाँ एलर्जी केस है ज़्यादातर। नहीं, दूसरा आता है इम्फाइसीमा, एक इसी तरह का होता है, CHY सीमा, SIMA, नहीं नहीं SEMA, सीमा। इम्फाइसीमा एक डिजीज ये भी है। इम्फाइसीमा में क्या होता है, क्रॉनिक डिजॉर्डर कहलाता है। क्रॉनिक मतलब लगातार लंबे समय से अगर कोई काम कर रहा है उसके कारण अगर कोई डिजॉर्डर हो तो उसको बोलता है क्रॉनिक, क्रॉनिक डिजॉर्डर के अंतर्गत है। इसमें क्या होता है, एल्वोलाई का जो वाल है, वाल का जो सरफेस होता है, मेम्ब्रेन, जहाँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसको बोले थे, जहाँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होना था, वो मेम्ब्रेन ही डैमेज कर जाता है, वो मेम्ब्रेन ही डैमेज कर जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस ही डैमेज कर जाता है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज कर गया तो हम लोग जैसे सांस लिए, एयर लंग्स तक तो गया, एल्वोलाई तक भी गया, लेकिन वहाँ डिफ्यूज नहीं हो पाया, वहाँ एक्सचेंज नहीं हो पाया, ऑक्सीजन अंदर घुस नहीं पाया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, दिक्कत आएगा, लोग खांसेगा इस तरह से खांस खांस के क्या करेगा, अपने लंग्स को कंप्रेस
रिलैक्स करेगा तो उसमें क्या होगा, एक्सचेंज होने का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाता है। और ये ज़्यादातर होता है सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करता है, नहीं, सिगरेट, चीलम, हुक्का, तो ज़्यादातर अभी फैशन में क्या चल रहा है, सिगरेट। देखिएगा छोटा बच्चा है, जन्म के खड़ा नहीं हुआ कि सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सब केस में क्या हो जाता है, इम्फाइसीमा वाला कंडीशन आ जाता है। एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नहीं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो बात करें तो बहुत सारा इंडस्ट्री सब है, नहीं, तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे जहां पे रॉक को तोड़ा जाता है, स्टोन को, रॉक को तोड़ेगा तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल अंदर घुस जाता है। माइनिंग इस सब में जो काम करता है वहां पे बहुत सारा क्या होता है, फाइन पार्टिकल सब, वो सब अंदर चला जाता है। शीशा उषा पे जो काम करता है, शीशा का जो बर्तन वर्तन बनाता है, नहीं, उसमें भी बहुत सारा फाइन पार्टिकल जो उसके लंग्स को जा जाके क्या करता है, डैमेज करना स्टार्ट करता है। रुई जो रजाई उजाई हम लोग जो बनवाते हैं, धुनता है रुई, तो रुई में क्या होता है, फाइबर होता है, वो सब जाके अंदर चला जाएगा। और अंदर जब जाएगा, अगर लंबे समय से एक्सपोजर हो रहा है उसका कंटिन्यू, जैसे एक आध दिन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर एक्सपोजर हो रहा है तो इन्फ्लामेशन अंदर में हो जाता है और वहीं पे फाइब्रोसिस करवा देता है। और फाइब्रोसिस करवा दिया तो सीरियस लंग्स डैमेज करवा देगा। फाइब्रोसिस क्या है, वहाँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास अलग दूसरा दूसरा सेल सब ग्रो कर जाता है, और दूसरा सब सेल जब ग्रो करेगा तो वहाँ डिफ्यूजन होने देगा नहीं, और प्रॉपर जब डिफ्यूजन होने नहीं देगा तो वहाँ पे क्या करेगा, दिक्कत करवाना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। नहीं, वर्कर सबको ज़्यादातर होता है ये सब प्रॉब्लम, इसीलिए ऑक्यूपेशनल डिजीज के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। एक होता है डिकम्प्रेशन सिकनेस। डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट का जो एयर अंदर गया तो आपको पता है 78% उसमें नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.4% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोग जो एयर लेते हैं यही ले रहे हैं, नहीं, तो हम लोग जो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मैंने अभी सांस लिया तो 78% उसमें क्या चला गया, नाइट्रोजन, लेकिन वो नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं होता हम लोग, और होता भी है तो नहीं के बराबर, नहीं, नाइट्रोजन अंदर नहीं घुसता, अगर घुसा भी तो नहीं के बराबर। नाइट्रोजन को घुसने के लिए ज्यादा प्रेशर का जरूरत पड़ता है। लेकिन जो डीप डाइवर है, जो समुद्र में गोताखोर सब होता है, तो गोताखोर सब क्या है, पानी के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो हजारों टन लाखों टन पानी का वेट उस पर पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। उस प्रेशर के चक्कर में क्या हो जाता है, डीप डाइवर में नाइट्रोजन उसके ब्लड में घुस जाता है। अब ब्लड में तो घुस गया अंदर, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर नाइट्रोजन जब डिजोल्व हो जाएगा उसके ब्लड में, अगर उस डीप डाइवर को खींच के अचानक से सरफेस पे ले आओ तो छटपटा के मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे नॉर्मल प्रेशर पे आएगा ना तो नाइट्रोजन निकलने का कोशिश करेगा, बाहर आने का कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, दिक्कत करवा देगा। हमारे लंग्स में घुसा हुआ, हमारे आरबीसी सब में घुस जाता है, कहिए कि रप्चर करवा देगा, दिक्कत करवा देगा, मर जाएगा फड़फड़ा के। इसीलिए डीप डाइवर को जब भी लाया जाता है, अगर मान लीजिए वो 1000 मीटर नीचे है तो उसको 900 पे ला के रोकेगा, 800 700 ला के 10-10 मिनट रोक देगा, थोड़ी देर 10 मिनट आधा घंटा उसको छोड़ेगा उसी, और धीरे 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 करके उसको सरफेस पे लाया जाता है। अगर खींच के अचानक से ला दिया जाए तो वहाँ पे मारा जाएगा। क्लियर है कि आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म। कुछ टर्म है जस्ट जानकारी के लिए मैंने आपके नोट्स में दे रखा है, यूपोनिया, जैसे एक टर्म होगा यूपोनिया, जो यू मतलब होता है ट्रू, अपोनिया बोले तो ब्रीदिंग, तो जो नॉर्मल या ट्रू ब्रीदिंग हम लोग करते हैं लगभग 12 से 16 बार जो हम लोग के केस में किया जाता है। नहीं, छोटा बच्चा है तो उसमें ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है 44 पर मिनट, उसमें हार्ट बीट भी तेज रहता है, आपको पता है, छोटे बच्चे ये सब की जो बात करें, नहीं, तो ये सब है, डिपेंड करता है। फिर एक होता है ब्रेडीपोनिया, ब्रेडी बोले तो स्लो ब्रीदिंग, नहीं, सांस लेने में स्लो करता है तो ब्रेडीपोनिया कहलाता है। ट्रेकीपोनिया एक टर्म आता है, ट्रेकी मतलब टेक ओवर करना, मतलब फास्ट ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उससे अगर तेज ब्रीदिंग हम लोग करने लगे तो उसको क्या बोलेगा, ट्रेकीपोनिया बोलेगा। एपोनिया का मतलब होता है ब्रीदिंग ही स्टॉप हो जाए, सांस ही नहीं ले रहा हो, नहीं, तो एपोनिया कहलाता है। डिस्पोनिया हो जाता है अगर डिस मतलब डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट हो जाए, प्रॉब्लम होने लगे ब्रीदिंग लेने में तो डिस्पोनिया कहलाता है। एफेक्सिया कहलाता है, सफोकेशन जब होने लगे, सांस लें और लगे कि हम लोग सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे मेन कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबका जो हो जाता है, नहीं, और लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सफोकेशन होना स्टार्ट कर देता है हमारा। तो इस तरह का आपको कुछ टर्म दिया हुआ है, जस्ट एक रीडिंग मारने का उसमें ज़रूरत है, 2 4 5 टर्म और है, उसको कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर क्लोज। ये चैप्टर क्लोज हो गया बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग बात करेंगे, स्क्रिटरी
सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग बात करेंगे फिर आपसे, रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में उसको।